पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञात करो कि कौन सा 7 दशमलव है 4/5। बी ऑप्शन। समीकरण x + 2y = 4 का हल है। तो इसमें ए ऑप्शन है 0 और 2 और सी भी राइट है 4 0। ये मान भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ये मान भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो ये दोनों ही मान सी ऑप्शन में जो आया हुआ है वो और ए ऑप्शन, ये दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये हल है, चाहे ए भरो चाहे सी भरो। निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी है? तो एस ए एस डी राइट है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? √7। बहुपद, जो ये बहुपद दे रखा है इसकी घात बतानी है। घात होती है, सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो ये वैसे 5 सबसे बड़ी है, लेकिन यहाँ गुणा में 0 है, इसलिए ये पद शून्य हो जाएगा। तो फिर बड़ी घात रहेगी 4, तो ये 4 इस बहुपद की घात होगी। तो ए ऑप्शन राइट हो गया। दिए गए चित्र में, इस चित्र में x का मान बताना है। x का मान क्या होगा? तो इसमें 20 डिग्री आएगा। 7वां, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो विकर्ण खींचने के बाद में ये दोनों कोण बनेंगे, ADB और ACB। जब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण खींच लेंगे तब ये कोण बनेंगे। और फिर अपन ADB का मान ज्ञात करेंगे तो 50 डिग्री आएगा। सी ऑप्शन राइट है। सातवां हुआ है। 8वां देखो, एक ठोस के आयाम होते हैं। आयाम का अर्थ होता है विमय, यानी जितने भी ठोस हैं वो त्रिविमीय होते हैं। तो त्रिविमीय होते हैं तो आयाम हुए 3, यानी विमय 3 विमाओं वाले होते हैं ठोस। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। 3 डायमेंशनल होते हैं जो ये ठोस आकृतियां जितनी भी है वो 3 डायमेंशनल आकृतियां होती है, यानी त्रिविमीय आकृतियां होती है। इसलिए इसके आयाम के 2 चाहे विमय के 2 3 होती है। बिंदु 0-3 स्थित है। तो ये बिंदु अक्ष पर है। अब कौन से अक्ष पर है? तो ये y अक्ष पर होगा, क्योंकि y का मान, x का मान तो 0 है, y का मान आया हुआ है। तो y अक्ष पर ये बिंदु होगा। अर्धवृत्त में बना कोण होता है समकोण। बी ऑप्शन। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये बहुपद दे रखा है, इसमें बहुपद की घात पूछी है। तो जब कोष्टक खोलेंगे तो घात 2 हो जाएगी, x और ये x गुणा होकर -3x² हो जाएगा। तो बहुपद की घात हो जाएगी 2। दूसरा, 0 1 संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 1 - 1, ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में? तो चौथे चतुर्थांश में। चतुर्थे चतुर्थांश। चौथा पॉइंट, यदि 3a समीकरण, ये दिए गए समीकरण के अगर हल है, ये जो मान दिया हुआ है वो अगर इस समीकरण का हल है तो a का मान बताना है। तो a का मान आएगा, जब अपन 3 को रखेंगे x के स्थान पर और इस a को रखेंगे y के स्थान पर, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो a का मान आ जाएगा और a का मान आएगा 2। a का मान आएगा 2, यानी इस प्रकार, जैसे ये समीकरण है तो x के स्थान पर 3 रखने हैं तो 2 × 3 प्लस, और y के स्थान पर रखना है a तो 3a बराबर 12 बराबर 12। ये हो गए 3 दूनी 6। 6 को अपन पक्षांतर इधर करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, 12 - 6 तो निकल कर आएगा 6। अब ये जो 3 है यहाँ पर वो भाग में चला जाएगा,
बटा 3 बराबर 2। तो इस प्रकार ये मान आएगा ए का। आगे है 5वां पॉइंट, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते हैं या रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। छठा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब शीर्षा अभिमुख कोण बराबर होंगे। बराबर होंगे, समान होंगे। समान भुजा वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम। 8वां, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए, रिक्त स्थानों में 8 ही है तो 8 हो गए। अब तीसरा, तो ये जो आगे के प्रश्न है 3 से लेकर पूरे प्रश्न 20 तक, तो उनको मैंने आगे हल कराया है, ये पेपर देख लो। तो तीसरे के पॉइंट है 8, फिर 8 क्या है 7 है, 8 9 पॉइंट है तीसरे प्रश्न में। फिर ये प्रश्न चल रहे हैं। 13वां क्वेश्चन आ गया, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18, 19 में ग्राफ आया 20। तो यह पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन आ गया 20वां। अब 3 से लेकर 20 तक यहाँ आगे हल कराए हुए हैं। तो तीसरे से शुरू करते हैं। ये तो पहले का ऑप्शन है भरे हुए यहाँ, और ये दूसरे के रिक्त स्थान यहाँ भरे हुए हैं। और अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। पहला पॉइंट है सरल करो, घातों वाला है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3। जब दोनों आधार समान होते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो ये घातें जुड़ेगी। तो इन घातों का अपने यहाँ कर लेंगे योगफल 2/3 प्लस 1/3, फिर जोड़ेंगे तो 3/3, 2 की घात 3/3, 2 से 2 कट जाएंगे तो 2 की घात 1 बराबर 2। तो ये सरल हो गया। अब ले वो दूसरा बहुपद, ये बहुपद दे रखा है। तो इस बहुपद में पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का पद ये है, इसके पास में यहाँ गुणा में क्या है -1, तो -1 इस पद का गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो -1 होगा। अब ले वो तीसरा पॉइंट, बिंदु -5, 12 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, तो y का जो मान है वो एक्स अक्ष से दूरी होता है, तो एक्स अक्ष से दूरी होगी 12। और y अक्ष का पूछे तो x का जो मान होता है, x निर्देशांक होता है, वो यहाँ दूरी में लिखा जाता है। तो x अक्ष का पूछा है तो y का मान बताना है, और y का पूछे y अक्ष का तो x का जो निर्देशांक है वो बताना है। अब आगे लो चौथा, x - 4 - y बराबर 0 में ABC का मान लिखिए। ABC का मान लिखिए। ABC का अर्थ है कि a होता है x का गुणांक, x के पास में जो गुणा में होता है वो, उसको a बोलते हैं। और b होता है y का गुणांक, c होता है अचर पद,
अचर का गुणांक। तो इनके मान लिखने, ए कितना है यहाँ, पहले समीकरण को देखो लिख लिया, सही ढंग से लिख लिया, एक्स का पद लिख लिया, फिर वाई का रख लिया, फिर 4 अचर है वो लास्ट में तीसरा पद बना लिया बराबर 0। अब ये समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए का मान कितना होगा, एक्स के पास में यहाँ क्या है 1, तो ए का मान 1 हो गया। अब वाई का गुणांक होता है बी, बी क्या होता है वाई का गुणांक, तो वाई का गुणांक है अपने यहाँ -1, तो यह -1 लिख लिया। सी का यानी अचर पद, अचर का गुणांक, तो यह अपने यहाँ समीकरण में है -4, तो -4 लिख लिया। तो ये ए बी सी के मान हो गए। अब आगे रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित अंत बिंदु हों, जिसके दो निश्चित अंत बिंदु हो रेखाखंड, वो क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। जैसे ये मान लो रेखा है, तो ये तो रेखा है जिसका कोई अंत नहीं है, दोनों तरफ तीर के चिन्ह लगे हुए हैं, इसका अर्थ है इधर भी अनंत की ओर, इधर भी अनंत की ओर, तो ये तो रेखा हुई। रेखा में अगर दो अंत बिंदु लगा दे, यहाँ ये दो बिंदु लगा दिए, तो यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है ए से लेकर बी तक, ये रेखाखंड कहलाता है। रेखा का वे भाग जिसके दो निश्चित अंत बिंदु हो वे रेखाखंड कहलाता है। तो ये अब आगे लो तीसरा का छठा पॉइंट, अभी ये 5वां हुआ था, छठा है यदि छठे में दिया हुआ है यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, सी ए बराबर पी क्यू, यानी दो त्रिभुजों की ए बी सी त्रिभुज है और एक पी क्यू आर त्रिभुज है। ये कह रहे हैं इनकी ये संगत भुजाएं इस प्रकार बराबर है, ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, सी ए के बराबर पी क्यू। तो ए बी सी के सर्वांग सम जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज का नाम क्या होगा, यानी पी क्यू आर होगा या क्यू आर पी होगा या आर पी क्यू होगा, इस प्रकार। तो सर्वांग समता के लिए नाम ऐसे निर्धारित करते हैं त्रिभुज का कि इसका नाम है ए बी सी। तो इसमें देखो ये ए बी सी है, ए बी के बराबर है क्यू आर, तो ये क्यू आर है, तो इस भुजा के बराबर है ये भुजा। अब बी सी के बराबर है, यहां देख लो बी सी के बराबर है पी आर, तो ये पी आर, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। फिर सी ए बराबर पी क्यू, तो सी ए बराबर पी क्यू, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली और ये वाली। तो यहां चिन्ह कर लिए, इसके बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा और इस भुजा के बराबर है वो भुजा। तो अब इसका नाम अगर एबीसी है त्रिभुज का, देखो त्रिभुज एबीसी, तो एबीसी में ये देखना है कि इसमें जो ये ए बी सी नाम बोला गया तो रूट कहां से था, ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए, यानी ये भुजा आई, फिर ये 2 नंबर आई, फिर ये 3 नंबर आई। तो इसमें भी वैसे ही चलना, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो इस प्रकार अगर अपन चलेंगे तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, क्यू आर पी, ये नाम होगा। तो यहां लिख लिया त्रिभुज क्यू आर पी। कौन सा गुणधर्म लागू हुआ, एस एस एस, सर्वांग समता गुणधर्म। 7वां पॉइंट, तीसरे का 7वां पॉइंट। तो 7वें पॉइंट में देखो
एस ए सर्वांग समता नियम क्या है, यानी परिभाषा बतानी है। इस 7वें पॉइंट में, 7वें पॉइंट में परिभाषा बतानी है। तो परिभाषा है ये, जब दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होने का ये नियम एस 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 सर्वांग समता नियम कहलाता है। अभी जो इसमें करे थे ना अपन 6ठे पॉइंट में, बस यही तो नियम था। एस 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 सर्वांग समता गुण धर्म से ये दोनों त्रिभुज क्या हुए थे, सर्वांग सम हुए थे। तो जब एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अगर बराबर हो तो वो बराबर होने का जो तो होगा क्या कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जब इसकी तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अगर बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और सर्वांग सम होने का ये जो गुण है वो एस 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 सर्वांग समता गुण धर्म कहलाता है। ये परिभाषा है जो यहां लिखी है। अब अगला 8वां, चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा लिखनी है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके समूह कोणों का योग 180 डिग्री हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी कोई चतुर्भुज है तो अगर इसके सम्मुख कोणों का योग यानी 1 और कोण 2 इनको जोड़ें तो 180 डिग्री आना चाहिए अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसी प्रकार 3 और कोण 4 को जोड़ें तो भी योग 180 आना चाहिए, तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इस प्रकार का चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। समूह कोणों का योग 180 डिग्री हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। 9वां पॉइंट, ये डायग्राम दे रखा है। इस चित्र में हमें बताना है कि कोण OPR ये वाला कोण ये कितने डिग्री का है ये बताना। तो परिधि पर जो ये कोण है ये दे रखा है 100 डिग्री वाला, ये परिधि पर बना कोण है और इस चाप ने अंतरित किया है। ये जो चाप है इस चाप द्वारा ये परिधि पर अंतरित कोण है। तो इसी चाप द्वारा ये केंद्र पर अंतरित कोण है, ये केंद्र पर अंतरित कोण है। तो परिधि और केंद्र पर बना कोण में संबंध क्या होता है, दुगुने का। परिधि के कोण से ये केंद्र वाला कोण दुगुना होता है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 200 डिग्री। तो फिर ये अंदर वाला कितने डिग्री का होगा, 160 डिग्री। ये होगा 160 डिग्री, क्योंकि केंद्र पर जो कुल योग होता है कोणों का वो 360 होता है। तो 200 अगर इसका मान है तो उसका 160 हो गया, कुल योग 360 होता है। तो अब अपने को बताना है कि कोण OPR ये कितने डिग्री का है। तो ये मान है, इस मान को ऐसे समझना है कि ये जो त्रिभुज है OPR ये वाला त्रिभुज वो संबंधी बहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, त्रिज्याएं हैं इसलिए ये बराबर है। तो ये संबंधी बहु त्रिभुज हुआ, इसलिए ये कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो 160 को अगर 180 में से घटा लेंगे तो इन दोनों का जो मान बचेगा वो 20 डिग्री बचेगा। 180 में से 160 घटाने के बाद में यहाँ देखो 100 पहले तो 160 ज्ञात किया था। यहाँ देखो, यहाँ शुरू करो आप कि कोण PQR 100 डिग्री दिया हुआ है, वृत्त कोण POR यानी ये वाला कोण इस परिधि वाले कोण से दुगुना होगा, 2 × 100 बराबर 200 डिग्री। क्यों, केंद्र पर बना कोण दुगुना होता है परिधि वाले कोण से। अब POR
ये कोण है जो अंदर, ये वाला कोण, वो कितना होगा? 360 में से 200 घटा लो तो 160 डिग्री ये कोण। अब त्रिभुज त्रिभुज पी ओ आर, इस त्रिभुज में ये 160 डिग्री का है, तीनों का योग होता है 180। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अपन लिखेंगे कि कोण ओ पी आर प्लस ओ आर पी प्लस पी ओ आर बराबर 180। अब ये पी ओ आर है वो 160 का है, और पी ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इस ओ पी आर की, ये ओ पी आर और ये ओ आर पी दोनों बराबर है, इसलिए ओ आर पी के स्थान पर रख लिया ओ पी आर, क्योंकि ये बता रहा है ना ओ पी आर बराबर ओ आर पी। तो ओ आर पी को यहां से हटाकर अपन ने ओ पी आर रख लिया इस समीकरण 1 की सहायता से। अब ये ओ पी आर हो गए 2 ओ पी आर। अब 180 में से 160, ये 160 इधर आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो 20 डिग्री आएंगे, और ये जो 2 है इसका भाग चला जाएगा और भाग चला जाएगा 10 बार, तो ओ पी आर का मान आ गया 10 डिग्री। अब लो चौथा क्वेश्चन के सरल कीजिए। तो ये संख्याएं दे रखी है दो कोष्टक में, 3 प्लस √3, 2 प्लस √2, इनको कोष्टक खोल के पदों को गुणा करना है, बीज गणितीय गुणा निकालना है। तो 3 को लिख लिया, फिर इस कोष्टक वाली संख्याओं को यहां लिख लिया, फिर प्लस √3 इसको यहां लिए और इस कोष्टक को वापस इसके आगे लिख दिया। अब कोष्टक खोलना है तो पूरे गुणे हो जाएंगे। तो कोष्टक खोलेंगे तो 3 × 2 6 आ गए, प्लस ये प्लस 3 √2 प्लस प्लस √3 और 2 गुणा होंगे तो 2 √3 ये आ गए, और √3 √2 गुणा होंगे तो √6 आ जाएंगे। तो ये सरल हो गया। पांचवा देखो, सरल कीजिए। इसमें घात है 1/2, 8 के घात भी 1/2। यदि दो संख्याओं का आधार भिन्न भिन्न है लेकिन घातें समान है, बीच में गुणा है, तो इन दोनों जो आधार में संख्याएं हैं 7 8, इनका गुणनफल हो जाएगा और घात उस गुणनफल पर लिख लेंगे। तो घात 1/2 है वो लिख ली, 7 8 का गुणा 7 8 56। इस सूत्र के अनुसार आधार अलग अलग है, घातें समान है, तो इन दोनों का गुणनफल लिख लो और ऊपर वही घात वापस लिख लो। तो ये इसका हल हो गया। अब आगे, कार्तीय तल में स्थान निर्धारित कीजिए। ग्राफ का है कार्तीय तल में, ये कार्तीय तल कहलाते हैं। तो 5 0 5 0 5 है x का, तो x पर 5 ये रहे, और अब y का मान 0 है तो ये बिंदु होगा 5 0। अब है 0 5 यानी y अक्ष पर है ये। जिस कोष्टक में एक संख्या 0 है तो वो मान अक्ष पर होता है, तो ये मान भी अक्ष पर ही होगा, y अक्ष पर होगा। तो y पर आप 5 पर जाओ, ये 5 है तो ये हो गया बिंदु 0 5। अब 2 5 यानी x अक्ष पर 2 चलना है, फिर y अक्ष के समांतर कितना चलना है 5 पॉइंट तक, तो ये आ गया पॉइंट 2 5। इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो है 2 5। अब है 5 2 यानी x अक्ष पर 5 चलना है,
y अक्ष के समांतर 2 इकाई चलना है। तो पहले x अक्ष पर चलो 5, ये 5। अब y अक्ष के समांतर चलना है कितना, 2, तो ये आ गया 2, 5 2, ये बिंदु। अब है -3 5, तो -3 यानी x अक्ष में ऋणात्मक दिशा में, तो ऋणात्मक दिशा में -3 ये रहा, और फिर धनात्मक दिशा में चलना है y अक्ष के समांतर 5, तो ये रहा -3 5 बिंदु। अब लेते हैं -3 5, यानी x अक्ष पर -3 चलना है, y के समांतर -5 चलना है। तो -3 5, ये -3, फिर -5, ये रे -3 5, कहाँ आ गए, 5 3, या प्लस का 5 x अक्ष पर और 3 y अक्ष पर प्लस का 3, तो 5 प्लस में ये रहा, और फिर कितना चलना है, 3 इकाई, तो 3 इकाई ये आ रहा है, ये 5 3, ये बिंदु 5, इस बिंदु की स्थिति कौन कितनी है, 5 3, तो ये माना गया 5 3 के बिंदु का। 6 1, तो x अक्ष पर 6, ये x अक्ष पर 6 यहाँ पर, और फिर कितना चलना है, 1, तो ये रहा 6 1, ये बिंदु की स्थिति ज्ञात हो गई 6 1। इनको निर्देशांक बोलते हैं, भुज और कोटि। तो ये सारे कार्तीय तल में रख दिए बिंदुओं के मानों को, इन निर्देशांकों को। सातवां है कि ये बिंदु दे रखा है -5 -7, मतलब कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं। इसको देखकर ये बताना है कि x का निर्देशांक कितना है, तो -5, y का निर्देशांक कितना है, -7, और x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी पूछे तो y का निर्देशांक बताना है, तो -7, ये x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला मान बताना है, और y अक्ष का पूछे तो x का निर्देशांक उत्तर में लिखना है, वो दूरी कहलाती। अब 8वां, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण x + 2y = 1 के 2 हल ज्ञात कीजिए। तो 2 हल ज्ञात करने हैं, तो देखो पहले इस समीकरण को लिख लो, अब सारणी बना लो, x y लिख लिए, इन दो कॉलम और बना लिए 2 मानों के लिए, एक मान यहाँ आ जाएगा, एक मान, एक हल इधर आ जाएगा, क्योंकि एक x का आता है, एक y का आता है, तो 2 कॉलम और बना लिए। अब इस समीकरण को ऐसे करो, देखो x को तो ये रहने दो, इस 1 की तरफ 2y को पक्षांतर कर लो, तो 1 - 2y। अब क्या करना है, जो इस साइड में जो चर है इसका मान अपन रखेंगे कुछ भी, तो x का मान आ जाएगा। अब मान लो आपने y का मान 0 रख दिया यहाँ, तो 0 × 2, 0 × 2, और ये 1 है, 1 - 2 × 0, क्योंकि ये मान हमने मन से रखा है y = 0 रखने पर, किसमें, इस समीकरण में। तो यहाँ 0 रखने पर ये 0 रख लिया, गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो x का मान 1 आ गया, और y का मान कितना रखा, 0, तो y के स्थान पर 0 और x के कॉलम में रखो 1, ये मान आया ना, यहाँ रखना है। अब मान y का और रखना है, y का मान आपने रख दिया 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 1 रखने पर 1 इससे गुणा हो जाएगा 2, और 1 - 2 × 1, ये रहा 1 - 2 × 1, 1 - 2,
बराबर -1। तो ये x का मान है और आपने यहाँ y का रखा 1, तो y का तो 1 और x का क्या निकल कर आया -1, तो x के कॉलम में रख लिया -1। तो इस प्रकार ये 8वां में इस समीकरण के दो हल हो गए, दो हल ज्ञात कर लिए। अब आगे ये है बीज गणित वाला सवाल, दूसरी प्रश्नावली का। x² माइनस y² बटा 100 के गुणनखंड करो। तो x का होल स्क्वायर लिख लिया माइनस y बटा 10, फिर होल स्क्वायर कर लो, तो है तो वो को वही y² बटा 100, वापिस स्क्वायर खोल लें तो यही आएगा। तो इसको स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि इसमें ये सर्व समीकरण लग जाएगी, फिर नहीं तो क्या इस सवाल में सीधी ये सर्व समीकरण काम नहीं करेगी। तो पहले तो इन पदों दोनों पदों को इस सर्व समीकरण के लिए तैयार किए, ये तो तैयार ही है, इसको तैयार करना पड़ रहा है क्योंकि इसके स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, तो यहाँ स्क्वायर बनाने के लिए 10 को 10 लिखकर ऊपर स्क्वायर कर लिया, तो वो को वही 100। तो अब ये दोनों पदों पर स्क्वायर हो गया। यह क्या था, इस पूरे पद पर स्क्वायर नहीं था, जबकि सर्व समीकरण में क्या होता है कि दोनों पदों पर पहले पूरे पद पर स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे पूरे पद पर भी स्क्वायर होना चाहिए, तब ये सर्व समीकरण उस प्रश्न में लागू होती है। तो अब ये सर्व समीकरण इस अपने वाले प्रश्न में लागू हो जाएगी। तो सर्व समीकरण है कि x² माइनस y² बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लिख दिया। अब जो ये अपने प्रश्न के जो दोनों पद है इनको यहाँ नीचे लिखो, पहले तो लिख लिया। अब इनका उत्तर कैसा होगा कि इस सर्व समीकरण का हल कैसा है, इसके अकॉर्डिंग इसका गुणनखंड होगा। तो x प्लस y, तो अपने ये क्या है x प्लस y बटा 10 लिख लिया, फिर x माइनस y, यानी इन दोनों पदों को लिखकर बीच में माइनस लगा दो, तो ये गुणनखंड हो गए 2। तो इस प्रकार इस बहुपद के गुणनखंड हो गए 2। जितनी घात होती है उतने गुणनखंड होते हैं। 3 और 4 के बीच 10वां क्वेश्चन आ गया, 3 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 5 में 1 जोड़ो, कितना हो गया 6। अब 6 बटा 6 को इस 3 से गुणा कर लो, 3 इंटू 6 बटा 6 बराबर 18 बटा 6 आ गया, ये काम ये हुआ। फिर 6 बटा 6 को 4 से गुणा करो, तो 4 को गुणा कर लिया 6 बटा 6 से, तो आ गया 24 बटा 6। अब 18 और 24 इनके बीच में कितनी संख्याएं हो जाएगी 19 20 21 22 23, 5 संख्याएं हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि अगर 5 परिमेय संख्याओं का पूछे तो अपने को 5 प्लस 1 बराबर 6 लेना है। अगर 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है तो 7 प्लस 1 यानी फिर 8 लेना पड़ेगा, 8 बटा 8 8 बटा 8 ऐसे गुणा करना है। तो बीच में अपने आप जो पूछी गई संख्याएं हैं, यानी जितनी संख्याएं पूछते हैं उसे एक अधिक लेना है। तो अब 18 बटा 6 का मतलब तो ये 3 है, तो ये तो जो दी गई संख्या है वो है, यानी ये 3 है। और 24 बटा 4 है वो, सॉरी 24 बटा 6 वो है ये संख्या 4, इसका अर्थ है 4 और इसका अर्थ है 3। अब ये बीच में जो संख्याएं हैं वो इस 3 से तो बड़ी है सारी की सारी, और इस 4 से ये छोटी है, तो ये बीच में हो गई 5, 19 20 21 22 23, और नीचे तो ये 6 लिखनी है बटा 6 बटा 6 बटा 6 ये, तो ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। अब अगर इनमें कोई संख्याएं आपस में कटे, जैसे
20/6, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो इनको काट लो। तो 20/6 को काटेंगे, ये 5 परिमेय संख्याएं जो है अपने, इनमें से अगर कोई संख्या अगर सरल हो रही है यानी कट रही है, जैसे 19/6 तो ये नहीं कटेंगे, 20/6 2 से कटेंगे तो 10/3, 21/6 3 से कट गए तो 7×21 और 3×2 = 6, यानी 3 का भाग इसमें भी गया, 3 का भाग इसमें भी गया 2 बार। इसमें 1 मिनट, 20 में 2 का भाग दिया तो 10 बार, इसमें 2 का भाग दिया 3 बार, इसमें 3 का भाग दिया 7 बार, 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, या 3 लिख लिए 2 बार। और 22 और 6 किससे कट रहे हैं? 2 से, तो 2 का भाग दिया 22 में 11 बार और इसमें दिया तो 3 बार। 23 और 6 नहीं कटेंगे, तो जो कटती है उनको तो काट लो, नहीं काटो तो भी कोई बात नहीं, यही उत्तर है, वो मान्य है। तो ये परिमेय संख्या है, और काट कर फिर आपने जो ये लिखा ये परिमेय संख्या है बीच की 5, तो ये 5 आपने परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। अब आगे देखो 11वां, x - y/5 = 10 हो तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण में ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, ये अचर का गुणांक है, तो इनके मान बताने यहाँ देखकर। तो x का गुणांक क्या है, तो पहले तो आप इसको सरल कर सकते हैं, जैसे ये पद बट्टे में है, इसको आप सरल रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 5 को यहाँ गुणा करवा दिया 5x आ गया, 5 को इधर भी गुणा करवा दिया तो 50 आ गए, और ये y अब बट्टे में नहीं रहेगा। जब ये गुणा करवा देते हैं तो ये समीकरण सरल रूप धारण कर लेता है, तो ये सरल रूप में आ गया। अब 50 जो अचर है वो कायदे से इधर होता है इस साइड में, या 0 होता है इस साइड में, तो 50 का पक्षांतर कर लिया बराबर 0। अब गुणांक देख लो, x का गुणांक 5, y का गुणांक -1, अचर का गुणांक -50, तो ये मान होंगे a का मान ये हो गया, b का मान -1 हो गया और c का मान -50 हो गया, ये लिख लिया। अगर आप समीकरण को सरल नहीं करें यानी भिन्न रूप में अगर रखना चाहते हैं तो फिर इस प्रकार करना है, 10 को तो लाना ही है, इधर इस साइड में था, इसको इधर लेकर आ गए तो माइनस का हो गया। अब a का मान क्या होगा, इस स्थिति में a का मान होगा 1, b का मान होगा -1/5, c का मान -10, तो ये मान हो गए ए बी सी के। सरल करके करो तो ए बी सी के मान ये होंगे, आप इसको सरल नहीं करते हैं तो मान हो जाएंगे ये वाले। अब 12वां क्वेश्चन, यूक्लिड के अभिग्रहित। तो यूक्लिड के अभिग्रहित पूछे हैं। अब यूक्लिड का पहला अभिग्रहित है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों तो वे एक दूसरे के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु यानी दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर हों तो वे 2 या 3 वस्तुएं जितनी भी है वे भी आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। ये है पहला अभिग्रहित। दूसरा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यानी कोई दो राशियां बराबर हैं, उनमें बराबरों में बराबर ही जोड़ें, मतलब जैसे ये 4 और ये 4 आपस में बराबर है, अगर इन दोनों में बराबर जोड़ें, बराबर मतलब यहाँ +2 किया, यहाँ भी +2 किया, तो क्या आया 6, इधर 6, तो बराबरों में ये दोनों बराबर है, इन दोनों बराबरों में ये दोनों बराबर जोड़े तो
जो पूर्ण आया, पूर्ण का मतलब ये दोनों जुड़कर बाद में ये पूरी हुई ना, तो ये पूर्ण जो आया वो पूर्ण भी आपस में बराबर होंगे, ये कह रहा है अभिकृत। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तीसरा, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों वे एक दूसरे के बराबर होती है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, सही है। पूर्ण अपने भाग से, यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो टुकड़ा होता है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसका ये कुछ टुकड़ा है, इस टुकड़े से तो ये पूर्ण बड़ा ही रहेगा हमेशा। तो पूर्ण अपने भाग से सदैव बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं और एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु है, मतलब जैसे ये 4 है, ये 4 है, इनके अगर दुगुने करें तो दुगुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका दुगुना करें तो 8 हो जाएगा, तो फिर दुगुना करने के बाद में भी बराबर रहेंगे। इस प्रकार ये अभिकृत कह रहा है। और आधा करें तो आधे आधे भी बराबर रहेंगे, तो ये 7वां अभिकृत बोल रहा है। तो इस प्रकार ये यूक्लिड के अभिकृत हो गए। अब लेंगे अगला। अगला है 1 मिनट, 13वां क्वेश्चन है, कोण, ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में एडीसी का मान बताना है। एडीसी कौन सा कोण है? ये वाला कोण, ये एडीसी है, इसका मान बताना है। तो इसमें ऐसे समझना है कि इस चाप को देखो आप, ये चाप है ए बी सी, ये वाला चाप, इस चाप ने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया है? कुल 90 डिग्री का कोण बनाया है। 60 और 30 मिलकर कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और इसी चाप ने परिधि पर यहां कोण बनाया, ये वाला परिधि पर, तो परिधि का कोण केंद्र वाले कोण से आधा होता है। तो ये 90 है, तो इसका मान 45 आ जाएंगे। ये आ गए 45, यानी 90 डिग्री का आधा कर लिया तो 45 आ गए। ये है 13वां क्वेश्चन। अब लेते हैं 14वां। के का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1। तो यहाँ के दे रखा है, ये समीकरण है, रेखिक समीकरण है। x के मान ये लेने 2 और 1। जब 2 1 को यहाँ रख लेंगे, फिर हल करेंगे तो के का मान आ जाएगा। सरल ही है प्रश्न। तो इस समीकरण में x बराबर 2 y बराबर 1 रखा, यहाँ पर x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 1, फिर गुणा किया 4 आ गए, इन दोनों गुणा किया 3 आ गए, 3 4 हो गए 7, तो के का मान आ गया 7। अब ये कौन सा निकला पीछे? 14वां। अब आगे है 15वां। सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो समांतर चतुर्भुज में आयत में पहले ये देखो कि समांतर चतुर्भुज में आयत में कौन कौन से गुण मिलते हैं। तो एक तो गुण ये मिलता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये गुण तो मिलता ही इनका। अब फर्क कितना है? समांतर चतुर्भुज में कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन आयत में 90 डिग्री का होता है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है ये, इसमें अगर आमने सामने के कोणों का योग 180 है तभी तो ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ। तो इस कोण की और इस कोण की जोड़ कितनी है? 180, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज वो चक्रीय है। तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज अब लिखना है ऐसे, देखो
दिया हुआ क्या है, ये एक चतुर्भुज है जिसका नाम अपन ने रख लिया ABCD। ये एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अर्थात चक्रीय का अर्थ क्या हुआ कि आमने सामने के कोण है उनका योग 180, यानी ए का सामने वाला कोण C है, बी का सामने वाला कोण D है, तो योग कितना 180 180। ये है चक्रीय समांतर चतुर्भुज की विशेषता। चक्रीय कोई सा ही चतुर्भुज हो उसमें ये होता है आमने सामने के कोण जोड़ने पर 180 होते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ये जो ABCD है समांतर चतुर्भुज वो एक आयत है क्या। तो आयत के लिए अपने को सिद्ध करना है कि ये कोण समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का नहीं होता, जबकि ये आयत में 90 डिग्री होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है इस चित्र में तो ये आयत कहला लेगा। तो ABCD एक आयत है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि कोण A 90 डिग्री मिले अपने को, तब ये आयत कहलाएगा। तो अब उपपत्ति में चलो। उपपत्ति में कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण A बराबर कोण C, यानी इसका A का जो सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण A बराबर कोण C, क्योंकि ये दोनों कोण सम्मुख कोण है। ठीक, परंतु ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज भी है, इसलिए इन सम्मुख कोणों का योग कितना होगा 180। सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज में, इसलिए योग 180 होगा। सम्मुख कोण बराबर भी होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ये गुण होता है, ये गुण चक्रीय चतुर्भुज का होता है। ठीक, अब C किसके बराबर है, A के बराबर, तो C को हटाकर C के स्थान पर रख लिया A और A दोनों मिलकर हो गए 2A। इधर चल रहा है 180, अब 2 का भाग चला जाएगा नीचे 180 में, तो 90 बार, तो A का मान आ गया 90। अगर ये कोण चित्र में देखो, अगर ये कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला इसके बराबर ही तो है। समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होता है, इसलिए ये 90 का, इसलिए ये भी 90 का हुआ एक। अब क्या है कि ये अगर B को लेकर चलते हैं तो B का मान भी 90 आता, और B 90 आता है तो वो भी 90 हो जाता। भाई जैसे अभी कैलकुलेशन A को लेकर करी, वैसे अपन B को लेकर चलते हैं, B और D को, तो यहाँ B आ जाता, तो B 90 हो जाता ऐसे। तो इस प्रकार इस समांतर चतुर्भुज का जो कोण है AC और BD, ये कोण 90-90 डिग्री का आ गए, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है जो चक्रीय भी है वो क्या हुआ, एक आयत हो गया। तो ये सिद्ध करना था। तो इससे सिद्ध होता है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। अब लो 16वां क्वेश्चन। 16वां में ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में ये 69 डिग्री का है, ये 31 डिग्री का है। अपने को बताना है इस D का मान, तो पहले ज्ञात करना पड़ेगा A का मान इसका, क्योंकि A का मान अगर ज्ञात हो जाता है तो A इसके बराबर है D के, तो वो D का मान हो जाएगा। क्योंकि A की जीवा द्वारा वृत्त जीवा के A की ओर परिधि पर बनने कोण बराबर होते हैं। ये जीवा है, इस जीवा के A की साइड में ये दोनों कोण, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो ये मान अभी निकाल लेंगे पहले, कोण A का मान किसकी सहायता से, इन दोनों कोणों की सहायता से, क्योंकि ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 180 में इन दोनों का योग घटा लेंगे तो इस A का मान आ जाएगा। तो चलो इधर
त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योग 180 है। अब ए तो ज्ञात करना है, इसलिए ए को वापस लिख लिया, प्लस बी का मान रख लिया 69, सी का मान रख लिया 31, जोड़ा तो 100 आ गए। 100 का पक्षांतर कर लेंगे इधर तो माइनस हो गए, 180 में 100 गए 80 डिग्री आ गए। तो कोण ए का मान आ गया 80 डिग्री। अब ए का मान जो आया है 80 डिग्री, वो मान इसका, ये डी है वो ए के बराबर है, तो ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा। तो लिख लिया कोण बीडीसी बराबर है कोण बीएसी, कोण बीडीसी बराबर है कोण बीएसी, इसके बराबर। तो इसका मान 80 आया है, बीडीसी बराबर बीएसी, बीएसी का मान है 80। कारण दे दिया, जीवा के एक ही ओर परिधि पर बने कोण, तो ये इसका कारण हो गया। तो 16वां हो गया। 17वां समीकरण दे रखा है, 4 हल बताने। तो अभी पहले किया था ऐसा प्रश्न, तो वैसे ही करना है। उस टाइम 2 हल किए थे, अब 4 निकालने। तो ये समीकरण है 2x + y बराबर 7। अब y को तो रख लिया यही, 2x का कर लिया पक्षांतर, तो 7 - 2x लिख लिए। 2x को इधर लेकर आ गए, माइनस का हो गया। अब मान कितने निकालने हैं? हल 4 हल निकालने हैं। तो 4 कॉलम बना लो, ये कॉलम तो एक्स वाई का हो गया, 4 हो गया हलों के लिए, 4 कॉलम 4 हल हो जाएंगे। तो ये सारणी बना लो पहले। फिर अब जो इधर x आया हुआ है, इस x का मान अपन रखेंगे कुछ भी तो y का मान आ जाएगा। तो x का मान जब अपन 0 रखेंगे यहाँ, तो 2 × 0, तो 7 में से 0 घट जाएगा तो आ जाएगा 7, 7 आएगा y का मान। x का मान अपन अपने मन से लिखेंगे और y का मान कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगा। तो ये y का मान 7 आ गया, x का मान 0 तो y का मान 7 आया। अब जब x का मान 1 रखेंगे, यानी यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 1 तो 2 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएंगे, तो ये y का मान आ गया। आपने रखा 1 x का मान, तो ये 1 और y का मान 5 आया था। अब यदि x का मान 2 रखें तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 × 2 4, 7 में से 4 घटेगा तो 3। तो जब आपने x का मान 2 रखा तो y का मान आया 3, ये आ गया। और जब x के मान 3 रखेंगे, x का यहाँ पर, तो 3 × 2 6, 7 में से 6 घट जाएगा, 7 में से 6 घटा लेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आ गया y का मान। तो x का कितना रखा? 3, तो 3 और y का आया 1। तो ये 17वें के 4 हल हो गए। अब लो 18वां, सरल कीजिए। सरल कीजिए तो ऐसा प्रश्न अभी करके आए थे, सेम ही आया था वो पहले, अभी पीछे करके आए हैं वैसे ही। इस 3 को लिख लिया, इस कोष्टक को वापस यहाँ लिख लिया, फिर √3 को लिख लिया, इस कोष्टक को दोबारा लिख लिया। अब खोलेंगे तो वही उत्तर, अभी सेम ही करके आए हैं, वही सवाल है, पीछे आया था ना इसी पेपर में। अब ले आगे, 1/√7 - 2 हर का परिमेयीकरण। पहले हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण होता है इस प्रकार, संख्याएं तो वही रखते हैं, जो यहाँ है वही यहाँ लेनी है, अंश वो हर को गुणा करने के लिए, लेकिन चिन्ह बदलना है। तो माइनस है इसलिए प्लस, प्लस लिख लिया। अब ये संख्याएं इस 1 से गुणा होगी तो वही सेम ही संख्या ऊपर रह जाएगी। नीचे सर्व समीका a + b a - b बराबर होता है a² - b², वो सर्व समीका इसमें नीचे हरों के लिए लागू हो जाएगी, यानी a + b a - b बराबर क्या होता है a²
माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब पहले पद पर स्क्वायर, अंडर 7 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, दूसरा पद है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब हल करो। ऊपर तो कुछ हल करना नहीं है क्योंकि ऊपर अब कोई हल नहीं होगा। नीचे देखो, अंडर 7 का वर्ग करें तो आएगा 7, 2 का वर्ग 4, 7 में से 4 गए, आ गए 3। तो ये इस दूसरे पॉइंट का हल हो गया, यानी इसका सरल हो गया। दूसरे पॉइंट को ये सरल करना कहलाता है। और अब आगे 19वां। चित्र को देखकर निम्नलिखित को लिखिए, यानी ये चित्र दे रखा है प्रश्न में, पेपर में, ये वाला चित्र अपने को पूछ रहे हैं कि इस ग्राफ में देख लो और फिर ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर दो। तो बी के निर्देशांक, बी ये रहा, इसके निर्देशांक कितने होंगे? इधर आए -5 और इधर से -2, तो -2 नहीं, +2, -2 तो नीचे, तो -5 और +2 ये आ गए बी के मान। इसी प्रकार सी के, तो सी के मान निकालने तो ये सी रहा, देख लो, x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर भी 5 और माइनस की दिशा में, नीचे आएंगे तो माइनस की दिशा है, -5, तो 5 - 5 सी के। निर्देशांक -3 -5, द्वारा पहचाना गया बिंदु -3 और -5, ये है ना -5, तो इस बिंदु की पहचान करने वाला बिंदु का क्या नाम है? ई, तो यहां लिख दिया ई। निर्देशांक 2 और -4, द्वारा पहचाना गया बिंदु 2 -4, ये बिंदु -4 जी बिंदु, तो लिख लिया जी। बिंदु डी का भुज, डी कहाँ है? देखो ये डी रहा, भुज कहलाता है x का मान, तो x अक्ष पर कितना चलना पड़ रहा है आपको? 6, तो ये भुज है 6। और कोटि क्या होगा? कोटि होगा 2, तो भुज का मान पूछा है, तो भुज होगा डी का 6। और बिंदु एच की कोटि यानी y का निर्देशांक, एच का ये रहा, y का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक -3, तो ये -3। बिंदु एल के निर्देशांक, एल कहाँ है? ये रहा एल, तो एल है y अक्ष पर, तो x का मान तो हो जाएगा 0 और y पर कितना है? 5, तो ये लिख लिया 5, प्लस की दिशा में, नीचे आओ तो माइनस की दिशा। अब है बिंदु एम के निर्देशांक, एम है कहां पर? एम ये रहा, एम पर x अक्ष पर है एम, तो -1 -2 -3, तो एम के निर्देशांक हो गए -3 0, ये निर्देशांक हो गए एम बिंदु के। हो गया 19वां। अब चलो 19वां का अथवा भी है, ये ग्राफ का ही है। अथवा में क्या करना है? ग्राफ में अंकित करना है इन दिए गए बिंदुओं को, ये बिंदु दे रखे हैं, इन निर्देशांकों को ग्राफ में अंकित करना है। तो पहला बिंदु है -1, माइनस थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट है, चलो ज्यादा छोटा बैठेगा नहीं, इतना रहने दो। चलो, तो
इन मानों को यहाँ ग्राफ में दर्शाना है। तो पहले क्या है, -1 और 2, -1 और 2 ये मूल बिंदु है, ये -1 फिर ये 2 ये बिंदु, -1 2। अब ऊपर देखो 0 4 0 4 यानी y पर है 4, तो y पर ये 4 0 4 ये बिंदु। अब 0 4 के बाद में 3 7 3 7 ये मूल बिंदु है, ये आ गए 3। अब चलो 7, तो ये 3 7 ये आ गया, तो ये 3 7। अब है -4 -3 -4 -3 ये मूल बिंदु, ये -4 फिर -3 ये आ रहा है -3, इधर से -4, तो ये -4 -3 ये हो गया, -4 -3 4 -5 4 -5 4 प्लस के हैं ये 4 और -5 इधर चलना है, ये -5, तो ये आ गया 4 -5। अब आगे ये हो गया -6 0 -6 0 यानी ऋणात्मक दिशा में -6 ये मूल बिंदु और ये ऋणात्मक दिशा और ये -6 और 0 0 करते न तो ऊपर न नीचे, यही तो -6 0 ये बिंदु हो गया। तो इस प्रकार ये सारे बिंदु ज्ञात हो गए। ये है ग्राफ का ये, तो ये सारे बिंदु अंकित कर लिए। प्रश्न ने कहा ना कि तल पर कार्तीय तल पर ग्राफ में अंकित करें, कार्तीय तल पर ग्राफ में अंकित करें, तो ये अंकित हो गए। अब 20वां, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे हैं 20वां। 1 मिनट, तो पहला पॉइंट है 27y³ + 125 z³। तो क्यूब की सर्व समीकरण इसमें लगेंगी, 2 पद हो और ऊपर क्यूब हो बीच में प्लस हो, तो ये सर्व समीकरण काम आती है, a³ + b³ वाली। तो इसमें a + b और a² - ab + b² ये सर्व समीकरण इस प्रश्न में काम में लेनी है। तो जरूरी है कि पहले जो दिया गया प्रश्न है उसको इस सर्व समीकरण के पदों जैसे उनको बनाना पड़ेगा। जैसे पहले पद पर पूरे पर क्यूब होना चाहिए, तो इसमें पूरे पर कहाँ क्यूब है, y पर तो है लेकिन 27 पर नहीं है, तो 27 को अपन लिख देंगे 3, फिर y को लिख लिया, फिर होल क्यूब कर लो, बस हो गया पूरे पद पर क्यूब। इसी प्रकार इसको 5 125 का 5 लिखकर और ऊपर क्यूब कर लो, तो ये भी इस पद पर पूरा क्यूब हो गया। अब ये दोनों पद है वो बीच में प्लस लिए हुए हैं, इस सर्व समीकरण के अनुसार हो गए। अब जब कोई प्रश्न इस प्रकार हो कंडीशन में, तो उसका हल इस प्रकार होता है। तो अब लिख लो, a यानी a के स्थान पर अपने पास है 3y, लिख लिया 3y। b के स्थान पर ये क्या है 5z, तो +5z, कोष्टक बंद कर लिया, फिर कोष्टक a²
यानी पहले पद का स्क्वायर, तो पहला पद है 3y का होल स्क्वायर माइनस माइनस पहला पद इंटू दूसरा पद, तो 3y इंटू 5z ये लिख लिए, फिर प्लस दूसरा पद है 5z और स्क्वायर है ऊपर, तो अपने भी स्क्वायर कर लिया 5z का होल स्क्वायर। अब हल करो, तो इस कोष्टक को तो हल करना नहीं है, इसको तो लिख लिया। इसको हल करेंगे, कोष्टक खोलेंगे यानी वर्ग का प्रयोग करेंगे, तो 9y स्क्वायर, ये दोनों गुणा हो जाएंगे 15yz और 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर, तो ये हल हो गया, गुणखंड हो गया। अब ले इसको, अब की बार माइनस है बीच में, सर्वसम्मिका वो वाली काम में लेनी है, यही सर्वसम्मिका काम में लेनी है, लेकिन बीच में माइनस है, तो फर्क कितना आ गया, इसमें यहाँ प्लस है, इसमें यहाँ माइनस होगा, अंदर माइनस है तो इसमें यहाँ प्लस होगा, ये इतना ही फर्क है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली सर्वसम्मिका इसमें काम में लेनी है। 64 का 4m का होल क्यूब कर लिया, 343 का कर लिया 7n का होल क्यूब, यानी 7 को 3 बार गुणा करें तो 343 आते हैं, 4 को 3 बार गुणा करें तो 64 आएंगे, इस प्रकार। तो अब आगे हल करें, इस सर्वसम्मिका के अनुसार इस प्रकार लिखना है, ये विस्तार रूप ऐसे, ये तो 4m माइनस 7n यानी पहला पद माइनस दूसरा पद, तो पहला पद 4m दूसरा पद 7n, बीच में माइनस, कोष्टक आ गया। पहले पद का वर्ग, तो पहले पद का वर्ग 4m का वर्ग प्लस प्लस पहला दूसरा पद 4m इंटू 7n, तो 4m इंटू 7n प्लस दूसरे पद का वर्ग 49n स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों गुणा 28mn, 4 का वर्ग 16m स्क्वायर, तो ये दूसरा पॉइंट पूरा हो गया। अब ले 20वां का अथवा, इसमें भी गुणखंडी करने और ये विस्तार रूप में दे रखे हैं, इनको वापस छोटा करना है, इस रूप को छोटे रूप में लिखना है। अभी ऊपर क्या कर रहे थे, छोटे रूप से बड़े रूप की ओर जा रहे थे, अब बड़े रूप से छोटे रूप में, यानी ये देखो ये विस्तार है इतना, तो इसको कर दिया इस कोष्टक में बंद, ऊपर होल स्क्वायर लग गया, तो ये छोटे रूप में आ गया, ये विस्तार है वो आ गया छोटे रूप में, छोटे रूप से अपन विस्तार रूप में जा सकते हैं इस प्रकार। तो ये प्रश्न जो दे रखा है इसको पहले इस सर्वसम्मिका के अनुसार लिखेंगे। तो सर्वसम्मिका कह रही है कि पहले पद पर पूरा स्क्वायर करो, तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे, ये कर लिया, प्लस दूसरे पद पर भी स्क्वायर, तो वो तो है ही अपने यहाँ। लेकिन आगे जो देख रहे हैं अपन, इसमें क्या होता है, पूरे पद प्लस के होते हैं, लेकिन तो ये माइनस कहाँ से आई भाई, इस सर्वसम्मिका में देखो आप कि सारे पद प्लस के हैं, तो ये बीच में कभी ये माइनस कहाँ से हो जाते हैं, माइनस होते हैं कि अगर कोई संख्या, आने वाली संख्या अगर ऋणात्मक है तो वो इस चिन्ह को माइनस कर लेगी, यानी इन दोनों में से कोई संख्या एक माइनस की है, तभी ये चिन्ह जो प्लस का होता है वो माइनस का है। यहाँ भी एक संख्या ऐसी है जो माइनस की है, इसलिए इस प्लस को माइनस कर दिया ऐसे, अन्यथा ये पूरी जो टर्म्स है वो प्लस की होती है। जो यहाँ आने वाली संख्या है वो अगर माइनस की है तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो अब कौन माइनस की है, इधर देखो, तो अपने यहाँ देखें कि x और y में से एक जना माइनस का है, तो अगर y को माइनस कर ले में मान ले में,
तो यहाँ भी माइनस आया, वाई आया हुआ है तो माइनस कर लिया इसने, जेड से गुणा होकर माइनस हो गया। और यहाँ भी वाई है इसलिए वाई माइनस का कर लो, क्योंकि जेड एक्स ये तो प्लस के हैं, जेड और एक्स गुणा होकर क्या है प्लस के, तो इन दोनों को प्लस रख लो, जेड और एक्स को, तो वाई को माइनस मान लो, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लिया प्लस जेड का होल स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर, चिन्ह यहाँ प्लस का है। अब सर्व समीकरण होता है 2, तो अपन ने भी 2 लिख लिया। पहला पद है 2x लिख लिया, गुणा दूसरा पद माइनस वाई लिख लिया, प्लस का चिन्ह 2, दूसरा पद यहाँ से लेके आए थे, ये दूसरा पद, तीसरा पद, ये तीसरा पद, जेड प्लस 2 होना चाहिए तो 2 लिख लिए, जेड अपने पास भी जेड ही है तो लिख लिया जेड। पहला पद है अपने पास 2x, तो 2x को लिख लिया। तो अगर जो दिया गया प्रश्न इस सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग पूरी तरह ढल जाता है तो उसका हल इस प्रकार होता है। तो अब अपने वाले प्रश्न का भी ये इस सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग हल हो जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएगा। तो पहला पद सर्व समीकरण क्या कह रही है, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद लिखकर ऊपर होल स्क्वायर कर लो, ये संयुक्त रूप हो जाएगा, यानी गुणनखंड रूप हो गया। तो पहला पद क्या है अपने यहाँ 2x, दूसरा पद क्या है माइनस वाई, तीसरा पद जेड का होल स्क्वायर। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी 108 ए बी स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इसको देखें तो कौन सी सर्व समीकरण यूज होगी, तो इसको देखने पर देखो ये सर्व समीकरण आपको मिल जाएगी। 2 पदों पर क्यूब है, फिर आगे स्क्वायर है, पहले पद पर एक बार, फिर दूसरे पद पर स्क्वायर है, तो ये सर्व समीकरण होगी। देख लो कोष्टक खोलेंगे तो सेम इस प्रश्न के रूप जैसा इस सर्व समीकरण का रूप हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 कोष्टक खोलने पर x गुणा एक्स स्क्वायर और ये y। अब माइनस माइनस प्लस 3x ये आ गए, y से गुणा हुआ y स्क्वायर, इस प्रकार। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये सर्व समीकरण 2 रूपों की है। भले ही ऐसे हैं, अगर प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है तो भी वही गुणनखंड है, इस प्रकार दिया हुआ है जैसे अभी ये जो प्रश्न है वो इस रूप में, तो इस रूप में है तो भी उत्तर तो यही होगा। 2 पदों को लिखना है, पहले दूसरे को, बीच में माइनस और होल क्यूब लिखना है। तो अब अपना जो पहला पद है उस पर पूरा के क्यूब करना है, तो 4a का होल क्यूब माइनस माइनस 27b है तो 3b का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होना चाहिए यहाँ 3 होना चाहिए, तो 3 लिख दिया। पहले पद का वर्ग, ये पहला पद है 4a इसका वर्ग, गुणा दूसरा पद 3b तो ये 3b। अब चिन्ह प्लस का प्लस लिख दिया, 3 पहला पद 4a तो ये 4a और दूसरा पद का स्क्वायर करना है, तो दूसरा पद का स्क्वायर करना, दूसरा पद है 3b तो 3b का होल स्क्वायर। अब इसको हल नहीं करना है, मतलब अब इसके अकॉर्डिंग ये उत्तर लिखना है।
जब कोई सवाल इस प्रकार विस्तार दिए हुए हैं तो उसको शॉर्ट में यानी गुणनखंड रूप में, ये संक्षिप्त रूप है, ये विस्तार रूप है, तो इस रूप में आ जाएगा अगर इस प्रकार विस्तार दिए हुए प्रश्न है तो जो अपने वाला ये प्रश्न है वो इस प्रकार का विस्तार लिए हुए हैं, ये देख लो। एक बार ट्राई ये कर लो कि इसको हल करें यानी गुणा करवावे, स्क्वायर खोल लें तो ये आता है नहीं आता, 144। तो 3 पहले तो इसको हल करेंगे, 4 चौक 16, 16 तीय 48, 48 को 3 से गुणा करें तो 144 ए स्क्वायर बी, 144 ए स्क्वायर बी प्लस प्लस 3 इंटू 4 यानी 12 और 3 तीय 9, 9 और 12 का गुणा 108, ए और बी के ऊपर स्क्वायर है ही, ए बी स्क्वायर, इस प्रकार। तो अब पहला पद माइनस दूसरा पद, पहला पद है 4a, दूसरा पद है 3b, तो 4a माइनस 3b, ऊपर क्या करना है क्यूब, होल क्यूब, तो ये हो गया होल क्यूब। तो ये हो गया 20वां का दूसरा पॉइंट और ये पेपर भी पूरा हो गया।